अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम एग्री बिज़नेस के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर अमजद बुखारी। नाज़रीन, इस वक्त आप देख रहे हैं कि सैलाब की सूरत हाल जो है वो बतदरीज कम हो रही है। ये जो फ्लड है इस वक्त सक्खर से गुज़र कर आगे कोटरी की तरफ और कोटरी से ज़ेरी इलाकों की तरफ जो है पहुँच चुका है। वहाँ पर जो है जो डेल्टा है वहाँ क्या सूरत हाल है और वहाँ पर उन इलाकों को जो सैलाब मुतासर कर रहा है। सिंध का जो पेटा है वो बड़ा है और वहाँ पर काफ़ी गुंजाइश होती है कि वो सैलाब को समो लेता है वो दरिया। तो वहाँ पर जो है नुकसानात की शिद्दत इतनी नहीं है, इवैक्यूएशन भी अच्छी हुई है। लेकिन ये है कि अब वहाँ सक्खर के इलाकों में भी लोगों ने वापस अपने अपने इलाकों में जाना शुरू कर दिया है, सैलाबी इलाकों में जो इवैक्यूएट हुए थे। लेकिन हमारे यहाँ जो सूरत हाल है वो क्या है? अभी जो सतलुज का थ्रश है वो जो वहाँ सतलुज जलालपुर पीरवाला और अलीपुर और सीतपुर के इलाकों को मुतासर कर रहा था और बहावलपुर के लोधरा के इलाकों को मुतासर कर रहा था, वहाँ पर जो है वो कैफियत वैसी है। आप रोज़ ही सुन रहे होंगे आज 11वां दिन है, मोटरवे बंद है और वहाँ से ट्रैवलिंग नहीं हो रही। मोटरवे काफ़ी सारी जगहों से टूट चुकी है क्योंकि पानी का जो बहाव है वहाँ बरकरार है और वो बरकरार इसलिए भी रहना था कि गंडा सिंह से जो सतलुज का आगाज़ होता है वहाँ से हम ये देख रहे थे कि तकरीबन 20 से 25 दिन जो है वो पानी इसी रफ्तार से गुजरता रहा। तो वो पानी जो है वो सारा नीचे आ रहा है और वो उसी तरह मुतासर कर रहा है। अलबत्ता हमारे जो कबीरवाला के इलाके हैं, मुल्तान के और मुल्तान के दोनों तरफ के, मुजफ्फरगढ़ के और मुल्तान के इलाके, यहाँ पर पानी जो है वो तेज़ी से नीचे उतरा है और अब जो है यहाँ ज़िंदगी बहाल होना शुरू हो गई है। लेकिन लोगों के मसाइल हैं, बहाली जो है वो बातों से नहीं हो सकती। जिनके मकान ढह गए हैं, जिनकी फसलें ख़त्म हो गई हैं, उन्होंने वापस जाना है। पहली बात तो ये है कि आगे सर्दियों का मौसम है, अपने लिए शेल्टर तामीर करने हैं। शेल्टर के बाद जो है अपनी ज़मीन की बहाली करनी है। फिर गंदम की बिजाई सर पर है, सरमा की जो फसलें हैं वो सारी जो है काश्त होनी है, सब्जियां काश्त होनी है। और इसके साथ साथ एक और अहम पहलू ये है कि हमारे जो बागात हैं वो इससे कितना मुतासर हुए हैं। ये हमारा ख़ित्ता जो है आम की फसल के हवाले से मशहूर है और बाकी भी बागात हैं, तो पूरा हार्टिकल्चर जो है वो भी शदीद मुतासर हो गया है। और जहाँ ज़्यादा दिन पानी खड़ा हो गया है वहाँ क्या असरात मुरतब हुए हैं, ये आज का मौजू है। इस पे बात करेंगे और इसके लिए हमने अपने स्टूडियोज़ में मेहमानों को दावत दी है और जो मेहमान मेरे पास स्टूडियोज़ में मौजूद हैं मैं उनका तारुफ आपके साथ कराता चलूँ। मेरे साथ पहले मेहमान मौजूद है जहाज़ेब धराला साहब। जहाज़ेब धराला साहब जो है वो इस खित्ते का बड़ा नाम है और समझते हैं सारी सूरत-ए-हाल को और ज़राअत को बड़ी अच्छी तरह समझते हैं और आम के हवाले से इनकी अपनी एक पहचान है। और ख़ास तौर पे ये तो इनकी शनाख्त है जो सब लोग जानते हैं। इनको जो है सैलाब की सूरत हाल पे बड़ी ग्रिप है, जो मुल्क का हाइड्रोलॉजिकल सिस्टम है उसको बड़ी अच्छी तरह समझते हैं। तो उनसे भी जानेंगे कि ये सैलाब आखिर आया क्यों और अब ये फिनोमेना इस तरह हर दफ़ा बरकरार रहेगा या इसमें कोई कमी आएगी। दूसरे मेहमान हमारे साथ जुनैद अनवर मौजूद हैं। जुनैद अनवर साहब जो है वो एक ख़ुद प्रोग्रेसिव फार्मर हैं और रोही के साथ मुंसलिक हैं, रिपोर्टर भी हैं और एग्रीकल्चर की बीट भी करते हैं। तो उनसे भी जानेंगे कि क्या सूरत हाल है। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों को। धराला साहब, इस वक्त मंजर आपको क्या नज़र आ रहा है? हम अब सैलाबी कैफियत से गुजर चुके हैं या अभी हम सैलाबी कैफियत में फंसे हुए हैं? फंसे हुए हैं। अच्छा, वो ऐसे कि सैलाब सिर्फ पानी का नाम नहीं है जो आया और गुजर गया। सैलाब उन तमाम इम्पैक्ट्स का भी नाम है जो इस पानी गुजरने के साथ और पानी गुजरने के बाद जो सामने आएंगे। ठीक है, ठीक है। ये सैलाब में वो सब कुछ शामिल है। ठीक है, ठीक तो अभी तो आपका यूँ समझ लें कि जो सैलाब आना है, पानी आना है, वो तो सिर्फ उसका इंट्रोडक्शन था, एक इब्तदाइया था। उसके असरात जो है वो शायद 1 साल तक रहेंगे। वो इब्तदाइया था, इंतहाइया अभी आपने देखा है, देखना अच्छा, है। ये एक सवाल है जो आप क्योंकि इस सारे हमारे जो दरियाई निज़ाम है इसको समझते हैं इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। तो लोग ये जानना चाह रहे हैं कि ये एक आफत थी अल्लाह की तरफ से या इसको डिज़ाइन किया इंडिया ने? क्योंकि हमें कुछ समझ नहीं आ रही कि भारत की तरफ से इसको इंजीनियर किया गया कि ये पानी अचानक इस तरह इस मिकदार में छोड़ा गया या उनके पास कहते हैं जी वहाँ भी बड़ी तबाही हुई और अचानक इतना पानी हो गया था। आपकी नज़र में क्या हुआ? सर ऐसा है कि सबसे पहले आप ये देखें ये दरिया निकलते कहाँ से हैं। ठीक है, हमारे सतलज ये तिब्बत से निकलता है। ठीक है, एक झील है मैन सरोवर, वहाँ से निकल के ये हिमाचल प्रदेश को टच करता हुआ, ठीक है, और वहाँ से उसके बाद ये रामपुर के पास से गुजर के और लुधियाना डिवीजन में आता है। और ये इंडिया के उसमें भी बहुत ज़्यादा तवील उसमें बहता है। बिल्कुल हुआ। जो मैं समझाना चाह रहा हूँ जो आसानी से ज़्यादा समझ आ जाएगा लोगों को, हिमाचल प्रदेश के ही डिस्ट्रिक्ट टिटनी से आपका चनाब निकलता है और हिमाचल प्रदेश के ही डिस्ट्रिक्ट चंबा से आपका रावी निकलता है। ठीक है। तो
इससे जाहिर हो गया ना कि हमारी इस सारी हाइड्रोलॉजी में की रोल जो है वो हिमाचल प्रदेश का है। ठीक है। हिमाचल प्रदेश जो है वो हिमालय के बॉटम में है, ठीक है। उसमें हिमालय का कुछ हिस्सा भी शामिल है। वहाँ जब रेनफॉल हुआ है, वहाँ शुरू हुआ है 12-13 अगस्त को ये रेनफॉल। वहाँ पर कुछ ज़िले ऐसे हैं जैसे डिस्ट्रिक्ट लाहौल है जहाँ से रावी निकलता है, ठीक है। वहाँ पर नॉर्मल से 1900% ज़्यादा बारिश हुई है। 1900%? 1900%। अच्छा, मतलब 19 गुना हो गई ना? 19 गुना। ठीक है। इसी तरह जो डिस्ट्रिक्ट चंबा है वहाँ नॉर्मल से 900 गुना ज़्यादा बारिश, 900% बारिश हुई है। इसी तरह जो डिस्ट्रिक्ट टिटनी है वहाँ 700% यानी कि 7 गुना ज़्यादा बारिश हुई है। बहुत बारिशें हुई हैं। बहुत ज़्यादा बारिश हुई। अब वहाँ पर हमारा स्लोप जो है वो 22,000 फुट का है लगभग। वहाँ पानी की वेलोसिटी हो जाती है 200 से 225 मील फी घंटा, ये रफ्तार। वहाँ जहाँ वेलोसिटी इतनी ज़्यादा हो वहाँ पानी जगह नहीं घेरता, स्पीड पकड़ता है। ठीक है। उसके बाद वहाँ से जब इंडियन पंजाब का इलाका आया, वहाँ पर ये दरिया फिर थोड़े से ठहराव में आते हैं कि वहाँ फिर इंडिया अपने डैम्स भी हैं, इनका डेल्टा बढ़ जाता है। अब सर हुआ ये है कि जो सतलज है उसकी लंबाई है 1450 किलोमीटर, रावी की वो सबसे छोटा है उसकी है 720, और जो चनाब है उसकी लंबाई है 975 किलोमीटर। पानी अल्लाह पाक ने पैदा किया, बरसाया अल्लाह पाक ने, दरियाओं में पानी अल्लाह पाक ने दिया, लेकिन इस मौके को गनीमत जाना हमारे हमसाये ने। अच्छा। और उसने ये प्लानिंग की कि जो हमारे बॉर्डर के ऊपर आखिरी डैम्स हैं, जैसे सतलज पर हरीके है, ठीक है, जैसे रावी पे मधुपुर है, ठीक है, और जैसे चनाब पे बगलेहार है, पहले उसने इनको फिलअप किया। ठीक है। उसके बाद इनके जो फॉलोअप में पीछे डैम थे, एक एक डैम, जैसे चनाब पे सलाल है, ठीक है, जैसे रावी पे जो है वो थीन डैम है, और इसी तरह सतलज पे नथल है, इनको उसने भरा है। इनको भरने के बाद फिर उसने रिवर फ्लो को मैनेज किया है। अच्छा। रिवर फ्लो को पीक पे लाया ताकि डैम पूरे भर गए, रिवर को रन ऑफ द रिवर पे लेके आए, और जब वो रन ऑफ द रिवर पाकिस्तान में एंटर होने लगा तो तब उसने हमें बताया कि मैं पानी छोड़ने लगा हूँ। अच्छा, तो फिर डैम अचानक खाली कर उसके बाद फिर तीनों डैम उसने इकट्ठे खोले हैं, हरीके भी, मधुपुर भी और बगलेहार भी। जब उसने तो हमारा तो भारत के साथ मुआहदा है 24 घंटे का। हाँ। तो उसने ठीक किया ना, उसने क्या किया है, उसने रिवर फ्लो को मैनेज किया है और डैम डिस्चार्ज से 24 घंटे पहले आपको बताया। अब रिवर फ्लो पहले मैनेज हो चुका था, ठीक है, डैम डिस्चार्ज जब करने लगा उसने वो कानूनी ऑब्लिगेशन, हमारी अथॉरिटीज हैं जी वो असेस नहीं कर रही थी। देखें हमारे पास उनके डैम्स की भी तो रिपोर्ट है ना जी, बिल्कुल डैम्स भर चुके हैं, बारिशें इतनी हो रही हैं, तो हम इसके लिए तैयार थे। सर हमें उनकी डैम्स की रिपोर्ट से पहले, जब आपको पता है कि आपका सारा रिवर सिस्टम हिमाचल प्रदेश पे बेस करता है, तो आपको हिमाचल प्रदेश के रेनफॉल को ऑब्जर्व करना चाहिए था। और मैंने 12 अगस्त को एक सीनियर हाइड्रोलॉजिस्ट हमारे जो ओहदेदार हैं, मैंने उनको 12 अगस्त को एक ईमेल की थी। उसमें मैंने उन्हें दरख्वास्त की, मैंने कहा हिमाचल प्रदेश पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेनफॉल हो रहा है और हिमालय सारे पे हो रहा है, उसके असरात लामाला, और 11 दिन का ट्रैवल टाइम है। हिमाचल प्रदेश से हमारे पाकिस्तान का बॉर्डर 11 दिन का रिवर ट्रैवल टाइम है। तो मैंने इन्हें कहा कि इन दो दरियाओं का 11 दिन है, सतलज का 13 दिन है। तो मैंने कहा कि ये एक्सपेक्टेडली 23, 24, 25 को किसी वक्त ये पानी पाकिस्तानी बॉर्डर क्रॉस करेगा, और इंडिया की जो स्टोरेज कैपेसिटी है उससे ये पानी 3 गुना ज़्यादा है। तो डेफिनेटली अगर वो मैक्सिमम रोकना भी चाहे तो रोकने के बाद भी ओवरफ्लो हो जाएगा, तो ये आना ही आना है। तो मैंने कहा आप लोग जागें, इसको अभी से देखें। जागे? मुझे नहीं पता, मुझे कोई रिस्पांस नहीं आया, लेकिन ये कि शायद जागे होंगे, जब हम एक अच्छा गुमान करते हैं कि जागे होंगे। लेकिन हुआ ये कि फिर वो मैग्नीट्यूड, फिर इंडिया ने क्या किया कि इंडिया ने ये 25 अगस्त को उन्होंने आपको एक वो जो कानून के मुताबिक जिसका आप जिक्र कर किया और वो इतला दी कि 24 घंटे मैं दराल साहब एक वक्फा ले लूं, फिर बात करते हैं। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, हम बात कर रहे हैं सैलाब पर, सैलाब की तबाहकारियों पर, उसके असरात जो मरतब हो रहे हैं और बहाली पर, कि हम वापस अपने लोगों को भेज रहे हैं तो उनकी ज़िंदगी पर क्या असरात मरतब होंगे। हमारे साथ एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। जुनैद पर अभी हमें ज़रा बताइएगा कि लोगों ने हमारे इलाके में, मुल्तान डिस्ट्रिक्ट में ख़ास तौर पर, अगर हम जलालपुर पीरवाला को अभी छोड़ दें, वहाँ पर तो सूरत हाल अभी ख़राब है, तो यहाँ हमारे जो इलाके हैं उससे ऊपर के इलाके, वहाँ लोगों ने वापस अपने घरों में जाना शुरू कर दिए। पानी की इस वक्त कैफियत क्या है?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुखारी साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि एक इंतहाई अहम और वक्त की हसासियत को मद्देनज़र रखते हुए आज का टॉपिक जो है वो आपने मुंतखब किया। इस वक्त जो सूरत हाल है कि अगर हम मुल्तान की बात करें तो मुल्तान में जो है वो पानी में उतरता हुआ नज़र आ रहा है। अड्डा बंद बोसन हो, इसके अलावा बस्ती उतार हो, और उसके साथ साथ जो है वो बस्ती ठोकर हो, और इसके साथ साथ जो दीगर इलाके हैं जो ख़ास तौर पर एग्री के हवाले से इलाके हैं, वहाँ पर हमें पानी उतरता हुआ नज़र आ रहा है और लोगों की किसी हद तक जो है वो वापसी भी हमें देखने में आ रही है। मगर इस वक्त प्रॉब्लम ये है कि लोगों के घर जो है वो पानी में बह चुके हैं। मतलब जो वो सूरत टेंट में जिस तरह वो रह रहे थे उसी तरीके से वो या टेंट की सूरत में अपने उसी प्लाट के ऊपर मौजूद हैं, या वो खुले आसमान तले रहने पर मजबूर है। और अगर किसी का घर अगर फ़िलहाल जो है वो किसी हद तक अभी उसकी छत या अगर है वो मौजूद है तो वो भी एक किसी भी वक्त जो है वो गिर सकता है और किसी वक्त हादसे को वो दावत दे सकता है। दीवारें चूँकि पानी जाने की वजह से फट चुकी हैं, बुनियादें जो हैं वो कमज़ोर हो चुकी हैं, और यही वजह है कि किसी भी वक्त आप देखेंगे कि ये हादसात भी रूनुमा होंगे कि जो है वो अल्लाह ना करे, बनते चले जो है वो महफूज रखे सूरत अल्लाह ताला से महफूज करे। जहाँ तक जानवरों की लाइफ स्टॉक की सूरत हाल है तो इस टाइम जो है वो जानवरों का भी एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। अगर जिनके जानवर बच गए हैं तो वो बीमारी के अमल से गुजरे हैं और उनकी मिल्क प्रोडक्शन भी कम हुई है, मीट प्रोडक्शन भी कम हुई है। तो ये भी एक जो है वो सूरत हाल है। फसलें जो है जो लोग वापस जा रहे हैं अपने अपने इलाकों में बसने के लिए, क्या मुतालबा क्या कर रहे हैं? मेजर उनका डिमांड क्या है कि जी हमें ये दिया जाए फौरी तौर पे? जो इस वक्त जो तीन उनकी जो डिमांड्स हैं, नंबर एक जो है वो रिहाइश जैसी थी उनकी, कम अज़ कम उसको बेहतर किया जाए। नंबर दो, उनके रोज़गार का जो है वो फौरी इंतज़ाम होना चाहिए। और नंबर तीन, रोज़गार में एग्रीकल्चर, अगर वो ज़मींदारा करते हैं एग्रीकल्चर बेस पे तो वो कहते हैं कि आसान एक साथ पर कर्जे हों, और उसके साथ साथ उनके रकबों को ठीक किया जाए, क्योंकि अब रकबे जो सैलाबी पानी आने की वजह से, सैंड आने की वजह से ऊंचे हो गए हैं। ऊंचे होने की वजह से वो काश उस तरीके से मुमकिन नहीं। वैसे भी एक साल जो है वो अब ज़मीन का तजिया दोबारा से उस रकबों का होगा। और आप यहीं रुकिएगा, मैं ज़रा दराला साहब को शामिल करूँ। दराला साहब, वो हाइड्रो सिस्टम में तो बात करेंगे, वो बड़ा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है, लेकिन ये अभी जो जुनैद साहब ने जिक्र किया कि लोग वापस जा रहे हैं अपने अपने इलाकों में और सैलाब ने बड़ी तबाही फेरी है, उसकी वजह ये है कि इस दफ़ा सैलाब का जो वॉल्यूम था वो बहुत ज़्यादा था, मैग्नीट्यूड। अच्छा, वो फैलाव बहुत ज़्यादा था, लंबा अरसे तक जो है वो गुजरता रहा, तो उसकी वजह से सिल्ट भी बहुत ज़्यादा छोड़ गया। और जो एक मसला उभर कर सामने आ रहा है कि लोगों की जो डिमार्केशन थी वो ख़त्म हो गई है। अच्छा, अब वो लोगों से तायुन नहीं हो रहा कि भाई ये हमारे खेत कहाँ से शुरू होकर कहाँ तक खत्म हो रहे थे। अपनी मलकियती हदूद का तायुन जो है, हाँ, वो एक इशू आप समझ रहे हैं? जी, मैं बड़ी अच्छी तरह समझ रहा हूँ। ये इशू बनता नजर आ रहा है, बिल्कुल बनता नजर आ रहा है, और इसके पीछे भी हमारी अपनी कोताहियाँ खड़ी है। अच्छा, वो इसलिए कि जब 1922 में इस इलाके की डिमार्केशन अंग्रेज़ ने की थी तो उन्होंने हर मुरब्बा लाइन के ऊपर पत्थर दफन किए थे ज़मीन में, और हर 5 मुरब्बे के बाद फिर एक ब्लॉक पत्थर उसको कहते थे, और वो तकरीबन उसका वज़न जो था वो कोई 8-10 टन होता था, और वो उसको दबाया जाता था। अगर अंग्रेज़ ये ना कर जाता तो हमसे होना था, सवाल ही पैदा नहीं होता। देखें ना हमारे में पूरे बड़े शरीर की, क्या कहूँ कि हम इसमें उसको संभाल नहीं सके, हम उसको बने हुए को नहीं संभाल सके। आप उसकी बात करते हैं, आज आपका जो नहरी निज़ाम है, जो आपका 1947 या 1960 में ये नहरी निज़ाम था, आज आपका वो नहीं है, वो एफिशिएंट नहीं है। आज आपकी रेलवे का निज़ाम है, जिस लंबी बातें उठाएंगे ओवरऑल आपकी सारी डिटीरियरेशन। तो ये आप ये समझ रहे हैं कि इस वक्त जो है वो लोगों की जो हदबंदी है उसको हमें चैलेंज का सामना है। चैलेंज के सामने मुझे फिर एक दरख्वास्त करनी है, वो ये है कि चले इस दफ़ा तो चैलेंज आ गया, आप डिमार्केशन औखे सौखे कर लेंगे, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि इसको अभी भी डिमार्केशन को पक्का करने के लिए आपको वो अलाइनमेंट करने के बाद कंक्रीट की वो पोलिंग, मुरब्बा लाइन की डिमार्केशन, उनकी निशानदेही, उसमें कंक्रीट के पोल उनको री इस्टेब्लिश किया जाए ताकि ये। अच्छा, वैसे भी हमारे यहाँ जो है वो लोग आपस में गुत्था होते हैं और रियासत लाताल्लुक होकर खड़ी होती है, जिसका कब्जा है जी वही ठीक है जी मालिक है। नहीं, ऐसा होता तो नहीं कब्जा कि जिसका है वो ठीक है, बल्कि ये तो किसी न किसी की होती है, चाहे वो बेट का इलाका ही क्यों ना हो। रिकॉर्ड में है ना जी, हुकूमत आगे आती नहीं है, कब्जे में जो है जो रोल प्ले करना चाहिए हुकूमत को वो नहीं कर रही होती, वो खामोश उसका किरदार होता है कि जी ठीक है आपस में लड़ रहे हैं। ऐसे मौके पे बिल्कुल हमें एक फैमिली वाले कल्चर को देखना चाहिए कि जब दो बेटे आपस में लड़ रहे हैं तो बाप फौरन इंटरवीन करता है, वो दोनों को डांट डपट करके कहता है तुम चुप रहो, मैं मसले का हल करता हूँ। गवर्नमेंट भी माँ बाप होती है,
यहाँ पर गवर्नमेंट को जब देखेंगे ये मसला ऐसे राइज हो रहा है, मैं ये समझता हूँ कि अभी ये मसला इस पे अभी ही रेवेन्यू के अमले को जगा दिया जाए और हुकूमत एक डायरेक्टिव इशू कर दे ये कि जो इस मसले सर्वे शुरू कर रहे हैं हम, जी हाँ। ये सर्वे और डिमार्केशन का काम साथ साथ हो जाए तो हो ज़्यादा सकता अच्छा है, हो सकता है, क्योंकि कोई सर्वे मुश्किल में नहीं जाना तो है ना, जाना हमारी तो टीमों है ने जाना है, और उसमें जगह जाना है। ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड है कि ये फलाने बंदे का घर है, ठीक है। तो डिमार्केशन भी साथ के साथ करते हैं तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है। अच्छा जुनेद साहब, हम जिक्र कर रहे थे कि जो लोग वापस जा रहे हैं उनका बड़ा मसला जो है वो शेल्टर है, तो शेल्टर के लिए जो है फौरी तौर पर उन्हें क्या चाहिए? मैं तो ये देखता हूँ कि सैलाबी इलाकों में अमूमन लोग चवड़ी वाली इमारतें बनाते हैं ना जी, गारे की, इसमें ईंटें इस्तेमाल होती नहीं है, तो उनको मरम्मत करना भी निस्बतन आसान होता है कि भाई वो कुछ ढहती नहीं है, डैमेज हो जाती हैं तो वहीं खड़ा कर लेते हैं। तो उनको शेल्टर के लिए इस वक्त ज़रूरत क्या है? मतलब छत के लिए कोई गार्डर टीआर दिए जाएं या क्या? आप भी तो असेस कर रहे होंगे ना कि जी। अच्छा सर, असल में जिस तरह आपने कहा ना, गारे की दीवार की जो चुनाई की जाती थी, अब आप देखें देहातों में भी उसका कल्चर कम होता जा रहा है, वहाँ भी आपको पक्के मकान गलत कर रहे हैं ना। देखिए अगर आप सैलाबी इलाके में रह रहे हैं, दरियाई इलाके में रहते हैं और लोगों ने वहाँ 3-3 मंजिला बेहतरीन जो है वो घर बनाए हुए हैं, तो वो खुद दावत देना है अपने सरमाए को कि वो किसी वक्त जो है वो पानी में रह। अच्छा, हमें एक चीज़ मद्देनज़र हुकूमत को भी ये रखनी चाहिए कि अब आगे सर्दियाँ आ रही हैं, अब से रातें जो है वो ठंडी होनी शुरू हो गई हैं। अच्छा, सर्दी है, सर्दी आ गई है। अच्छा, अब सूरत हाल ये है कि बेशतर जो वहाँ पर तो गरीब तबका बस रहा था, और या तो उनकी दीवारें और घर जो कच्चे थे, नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा भी था तो वो गार्डर पर मुश्तमिल उनके घर थे, तो वो चूँकि जैसे पानी गया, दीवारें फट गई, छतें फट गई और वो अब रिहाइश के काबिल नहीं है। अच्छा, अगर इस तरीके से, अगर जिस तरह हुकूमत वज़ीर आला की जानिब से ऐलान भी किया गया कि 10 लाख रुपया फ़ी घर जो है वो दिया जाएगा उनकी मरम्मत के लिए या नए सिरे से बनाने के लिए, अगर ये अमाउंट उनको मिल जाती है तो उनके लिए शेल्टर का तो बेहतरीन इंतज़ाम हो जाएगा। मगर मेरा ख्याल है अगर उन्हें पैसे मिले तो वो शेल्टर पर इस्तेमाल करने की बजाय अपनी ज़मीनों की बहाली पर खर्च करेंगे। शेल्टर तो फिर भी औखे सौखे बना लेंगे, मगर वो उसको बावर यकीनी इस तरीके से बनाया जाएगा कि वो खर्च जो है वो इसी मरले पे, क्योंकि वहाँ भी एक पूरा एक मैकेनिज्म जब वो बनाएंगे तो। मगर प्रॉब्लम ये है कि जिस तरह दराला साहब से भी आप इसी हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे कि ये अब हमारा जो सिस्टम है वो किस तरह ये बताएगा कि फ़लाँ शख्स का घर गिरा और फ़लाँ शख्स का जो है वो रकबा मुतासर हुआ। अब ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि अपना उस तरीके से कागज़ लेना और उसमें से अपना नाम दर्ज करवाना, क्योंकि ये हमारा जो अभी ये भी अंदाज़ा नहीं है खाना शुमारी में इनको शुमार किया जा रहा है, क्या होता है, किस तरह होता है। क्योंकि जब हम सैलाबज़दा इलाकों में जाते हैं, लोगों का सैलाब मुतासरीन का ये भी कहना है कि जिनकी बस्तियाँ शहर के करीब आबाद थीं, जो शहर के करीब पानी आया, उनको तो एंटरटेन किया गया, उनको कैंप्स भी मिले, उनको रिहाइश भी मिली, खाना भी, वंडा, हर चीज़ मिली। जो ज़रा दरिया के ज़्यादा करीब थे तो वो उन चीज़ों से महरूम रहे, किसी हद तक उन तक पहुँचना मुश्किल था, उन तक जो है वो अशिया पहुँचनी जो है वो मुश्किल थी। ठीक है दराला साहब, आपकी नज़र में इस वक्त लोग किस मुश्किल का शिकार है? मतलब एक तो शेल्टर हो गया ना जी, ज़ाहिर है बुनियादी का, दूसरा लाइफ स्टॉक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, उनकी बहाली है ना जी, वापस जाके वो एक आमदनी का बड़ा जरिया है, बल्कि हमारी ज़राअत को भी इस वक्त लाइफ स्टॉक ने संभाला हुआ है। तीसरा मामला ये है कि अगली फसल सर पे खड़ी हुई है जी, तो क्या बुनियादी ज़रूरत आप क्या समझते हैं कि काश्तकारों की इस वक्त है क्या, और हुकूमत को किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए? सबसे पहले जिन लोगों के यहाँ ये पानी से नुकसान हुआ है वो डिमोरलाइज हो गए। सबसे पहले उनकी हौसला अफजाई की ज़रूरत है, उनको ये एहसास दिलाया जाए कि स्टेट खड़ी है उनके कंधे के साथ, ये पहला काम। ठीक है, उसके बाद आ जाए फिर माली ये जो है ना, इसकी ज़रा जुज़ियात मुझे बताइएगा, लेकिन एक ब्रेक के बाद। ब्रेक ले लूँ मैं, ब्रेक का वक्त हो गया। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। हम सैलाब पे बात कर रहे हैं और सैलाब की तबाहकारियाँ अपनी जगह पर, लेकिन अब बहाली का अमल शुरू होने लगा है, तो बहाली में क्या क्या करना है और लोग किन मुश्किलात का शिकार हैं, ये आपको इस पे हम डिस्कस कर रहे हैं और कोई रास्ता निकाल रहे हैं ताकि बेहतरी की तरफ जा सकें। दराला साहब, आप जिक्र कर रहे थे कि लोग एक तो डिमारलाइज हो गए हैं। अच्छा, सैलाब तो हमेशा आते रहते हैं, डिमारलाइज क्यों हो गए? उनको तो पता होता है कि भाई हम इस इलाके में बैठे हुए हैं। जी हाँ, वो ये है कि काफ़ी अरसे से हमारे रिवर्स ड्राई चल रहे थे और तो कोई नहीं थी कि अब इनमें पानी आएगा, और लोगों ने ये टेकन एज ग्रांटेड ले लिया कि अब सैलाब के दिन गए, अब ये दरिया हमारे जो है वो इंडिया ने रोक लिए हैं और हम तो ये रेत ही फांकेंगे। लेकिन ये फिर जब सूरत हाल डेवलप हुई है तो उनकी तवक्को भी नहीं थी, उन्होंने सोचा भी नहीं था। एक बात कर रहे थे हमारे साथी जुनैद भाई कि घर डैमेज हुए, ये मैं थोड़ा सा आपकी यादाश्तों को पीछे लेके जाऊंगा कि जब यहाँ कॉलोनियल राज था, ठीक है, तो उस वक्त एक चक बंदी स्कीम हुआ करती थी, याद आती है आपको? कमाल है ना सर। अब वो 500-500 मरबे ज़मीन के दरमियान में एक जगह चक आबाद किया जाता था,
वहाँ स्कूल भी होता था, डिस्पेंसरी भी होती थी, सीवरेज भी होता था, पानी के नलके होते थे, घर एक लाइन में बने होते थे, और वो जगह आज भी वो चक अगर आप जाके देखें, उसके नक्शे को देखें, बड़ा आइडियल है। और वो जगह सिलेक्ट की जाती थी जो सारे रकबे से कंपैरेटिवली ऊंची हो, ताकि रेनफॉल या फ्लड की सूरत में वो घर तो बचे रहें। ठीक है। जब हमारा हर डिपार्टमेंट में डिके शुरू हुआ तो हमारी रेवेन्यू में भी ऐसी ही तबाही आई है। अब हमने हर बंदे को इजाज़त दे दी है कि जहाँ उसकी 3 एकड़ की ज़मीन है वहीं घर बना ले। उससे हमारी एग्रीकल्चर लैंड्स भी हिट हुई हैं, उससे हमारी चकबंदी ख़त्म हो गई, उससे अब वो मसाइल पैदा हुए जिनकी तरफ अभी हमारे साथी ने इशारा किया कि अब वो हर बंदे का अलहदा घर है। और अब गवर्नमेंट, आप दरियाई इलाके में रह रहे हैं और आपने पक्के घर बना लिए हैं, 3-3 मंजिला बना लिए, ये बात है। अब जो चकूक उस वक्त इस्टेब्लिश हुए थे दरियाई इलाके में, अगर आप कभी ये थल हैदराबाद या ये आप जो टीडीए के चक हैं उधर जाएं तो आपको अंदाजा होगा कि वो चक वहां आबाद किया जाता था जो उन सारों से ऊंची जगह एक टीला होता था, टीले के ऊपर वो चक आबाद करते थे। तो ये सूरत हाल कभी भी वहाँ पैदा नहीं होती थी। ये हमारी इस सूरत हाल, ये हुकूमत ने आंखें बंद किए रखी, मतलब लोगों को गाइड तो करना चाहिए था ना कि अगर ऐसी कोई सूरत हाल पैदा हो रही थी, अगर आप चक नहीं बना सकते, नए चक नहीं बना सकते, गाइड तो करना चाहिए सर। बिल्कुल, इसमें हमारा जो डिपार्टमेंट है ना हमारे, वो ये कसूरवार हैं, इसमें कोई शक नहीं। और मिन हैसल कौम हमारा रवैया हर चीज़ में इसी तरह ही गया। हमें ये इलीगल अनप्लैंड अर्बनाइजेशन जो है इसने हमें तबाही बहुत नुकसान पहुंचा। अच्छा तराला साहब, ये देखिए जहाँ हमारा नुकसान हुआ इस सैलाब की वजह से, हमें बहुत सारी तबाही का सामना करना पड़ा, वहाँ ये सैलाब हमें कुछ सबक भी सिखा गया। जी, सबक भी और कुछ फ़ायदे भी थे, फ़ायदे भी बात करते हैं। अच्छा, सबक तो ये है ना कि कम से कम ये तो ज़रूरी है कि सैलाब जिन जिन इलाकों में आया है या जो बेट के इलाके हैं, दरियाई इलाके हैं जहाँ पर सैलाब आने का खदशा रहता है, वहाँ लोगों को परमानेंट सेटलमेंट नहीं करनी चाहिए जी। आप अपने रकबे को काश्त करें, आबाद करें, ये वही चकबंदी वाली बात आप। अच्छा, घर कम से कम आप घर बंद के इधर बनाएं, ठीक है ना, आपकी जो बच्चे हैं वो इधर रह रहे हों, आप जाएं जमीन को आबाद करके काश्तकारी करें और फिर आ जाया करें वापस। बिल्कुल तो इस पे हमें मेरे ख्याल है गवर्नमेंट को प्लान करना चाहिए कि डिमार्केशन कर दे कि ये इलाके हैं, यहाँ पर आपने अपनी रिहाइश गाहें तामीर ना करें, रिहाइश गाहें आप बंद के उधर तामीर करें, इस रकबे को जरूर आबाद करें, रकबा खाली पड़ा हुआ उसको इस्तेमाल करें कमाई में से। बेट की जमीनों के लिए हुकूमत को अभी भी मैं कहता हूँ चकबंदी प्लान पे जाना चाहिए। अच्छा, ताकि इन लोगों को महफूज इलाकों में इनके घर हों, आबादकारी भले दरिया के किनारे तक, हम जिसे लब दरिया कहते हैं, लब दरिया तक काश्तकारी करें, उनका हक है, लेकिन वहाँ पर रिहाइश से बचें। क्योंकि अगर वहाँ रिहाइश ना होगी तो ये फ्लड के दिनों में आपको ये बोट्स, ये मसाइल, ये बीमारियाँ, ये कुछ भी नहीं होगा। आपका फ्लड हंसते खेलते गुजर जाएगा। आप ज़्यादा पैनिक में तब जाते हैं जब आपकी ह्यूमन लाइफ जो है ना वो एट स्टेक होती है, तब आपको ज़्यादा परेशानी। पौधों की परेशानी कोई नहीं लेता, जानवर और बंदे ये बाहर होने चाहिए, काश्तकारी होती रहे। जुनेद साहब, ये बताइएगा कि ये जो गवर्नमेंट सर्वे कर रही है, इस सर्वे में भी जाहिर है 10-15 दिन, महीना तो लग जाएगा इस सारी सूरत हाल में, तो ये एक्सपेक्टेशन क्या हम कर सकते हैं कि कब तक लोगों को पैसे मिलना शुरू हो जाएंगे? हुकूमत तो कह रही है कि इसी हफ्ते चेक मिलना शुरू हो जाएंगे, और लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कब तक हमें मिल जाएं ताकि वो अगली फसल के लिए तैयार हो सके? अच्छा सर, इससे पहले ना मैं एक हमारा जो कौमी अलमी है उसके ऊपर बात करूँगा कि जिस तरह आपने दराला साहब ने बात की कि हमें दरियाओं के करीब या दरियाओं के पेट के अंदर जो है वो पक्के मकानात की तरफ नहीं जाना चाहिए और उसको अपना रकबा काश करें और घर अपने महफूज जगह पे बनाएं। मगर बदकिस्मती से हमारी जितनी सोसाइटीज़ हैं सारी दरियाओं के ऊपर अब आबाद हो रही हैं और वो महंगे दाम, कोई नहीं रही थी ना कि यहाँ पानी आएगा। अच्छा, और वो महंगे दाम भी इसलिए बेचते हैं, वो कहते हैं जी आपका घर जो है वो रिवर साइड पर है, आपका घर जो है वो दरिया के बंद के ऊपर है, तो आप ज्यादा नजारा। खूबसूरती तो है ना वो, मगर सब देखें दुनिया भर में दुनिया के जो बड़े बड़े शहर हैं उनके अंदर से दरिया गुजरता है, ठीक है ना, उन दरियाओं पर ट्रांसपोर्टेशन होती है, क्रूज चलते हैं, शिप्स चलते हैं, मगर उसको मॉनिटर भी उस तरीके से किया जाता है। हमारे यहाँ तो वो कह दिया कि पानी नहीं आया और फिर जब वो आया हर चीज वो अगर कॉलोनीज बना रहे हैं तो फिर उन सेफ्टीज को मद्देनजर रखें। अच्छा, अगर लोग वहाँ घर बना रहे हैं तो वो फार्म हाउस बनाए ऐसी। अब भी तो जो जिन्होंने वहाँ सोसाइटीज बनाई, अब उन्होंने फैसला किया कि अब बंद बनाए जाए, बड़े साइज के बंद बनाए जाए ताकि कॉलोनियों को जो उनकी है उसको बचाया जाए। ये पहले से होना चाहिए था। खैर सर, ये एक दूसरी जानिब जो है वो हुकूमत की जानिब से इमदाद का जो है वो ऐलान किया गया और उसके साथ साथ सर्वे जो है वो उसका अमल जो है वो शुरू हो गया और वो जो है वो यूनियन कौंसिल लेवल पर और देहात लेवल पर और माइनर लेवल पर जाके जो है वो सर्वे किए जाएंगे। इससे जो सैलाब मुतासरीन है कि जिस तरह दलाला साहब ने कहा कि वो इस टाइम डीमोटिवेट भी हैं क्योंकि उनका
कहना है कि शायद जो है मुझे यही बताइए कि लोग इस खदशे का शिकार हैं कि उनसे नाइंसाफ़ी हो सकती है पैसों की तकसीम में, खौफ का शिकार हैं? अब ये तो यकीनी तौर पर ये तो जिस वक्त राशन तकसीम हो रहा था हमारे कुछ यहाँ राशन रिवायत है ना कि रिवायत हर है। बात के लिए टेंट हमने जब सिफारिश हो रहे ढूंढनी थे- होती है कि भाई यार जुनैद साहब देखिएगा कहीं ये ना हो कि मेरी इमदाद वो रह जाए। ऐसे इस वक्त जो उस वक्त भी लोगों की जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद थे और अब भी जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात तो है। इसका बेहतरीन उस वक्त सद्देबाब मुमकिन होगा जब आप अवामी नुमाइंदों को इन प्रोजेक्ट्स के अंदर शामिल करेंगे। यही हमारा किसी हद तक अगर वो लोग कहते हैं अवामी नुमाइंदों को शामिल करेंगे किसी उल्टा हद काम तक खराब अगर हो हमारा जाएगा। बल्दियाती निज़ाम होता और किसी हद तक जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद होता तो शायद इसको सर्वे करने में आसान होती। अब पटवारी करेगा, तहसीलदार करेगा, इस लिहाज से जब जाएगा तो यकीनी तौर पर वो उसको किया जाए, मगर वो उस तरीके से जो है वो उसको बेनिफिट हम नहीं हासिल कर सकेंगे जिस तरह अगर हम अवामी इन्वॉल्वमेंट की जाती तो उस तरीके से किया जा सकता। अब जिस तरह सैलाब की सूरत हाल में हमने देखा कि पंजाब हुकूमत ने बेहतरीन काम किया, मगर एक जो कमी वहाँ महसूस की गई कि जो सन ऑफ सॉयल थे, जो मुल्तान के मुंतखब नुमाइंदे थे, जो मुस्लिम लीग नून से हों, पीपल्स पार्टी से हों या दीगर जमातों से, उनको हमने उस तरीके से एक्टिव नहीं देखा। उसकी वजह ये थी कि उनको इंतज़ामिया ही लिफ्ट आ नहीं रही थी। जब उनको नहीं लिफ्ट आ रही थी, बाहर से वज़रा आए हुए थे, वो जलालपुर शहर तक महदूद थे, वो फैसला ही नहीं हो रहा था कि बंद कहाँ से उसको ये जो शिकवा है ये अवामी नुमाइंदों का है या आपका है? अवामी नुमाइंदे अपनी ड्राइंग रूम में बैठ कर इस चीज़ का वो तो उनको बाहर निकलना चाहिए था ना, तो ज़रूरी तो नहीं है कि उनको इनविटेशन लेटर भिजवाया जाता कि जी आप आ जाएं। मैं एक वक्फा ले लूँ, मज़ीद बात करते हैं। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में फिर से खुशामदीद। हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं। हम डिस्कस कर रहे हैं सैलाब की तबाहकारियों पर, उनके असरात पर और रिहेबिलिटेशन पर। अब बहाली जो होनी है वो कैसे होनी है। दराला साहब, ये बहाली के हवाले से जुनैद साहब की राय है कि अवामी नुमाइंदों को शामिल किया जाए। अवामी नुमाइंदे ज़ाहिर है इंपॉर्टेंट तो हैं, उनकी मौजूदगी जो है वो तक़वियत देती है। आपकी क्या राय है कि अवामी नुमाइंदों की मौजूदगी इस बहाली के अमल में नए रास्ते खोलेगी या वाकई डायरेक्शन ठीक रहेगी? सर, बात यह है कि जो कम्युनल सिस्टम है इसमें सबसे अच्छा सिस्टम है काउंटी सिस्टम, और वो आपका है लोकल सिस्टम। आप बरतानिया में देखें, ठीक है, आप फ्रांस में देखें। हम जमहूरियत की बात करते हैं, लेकिन जो बुनियादी जमहूरियत है उसके तकाजे जो है देखिए सर, ये जो अवामी नुमाइंदे हैं, दे आर टेक्निकली मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली, दे हैव नथिंग टू डू विद दीस रोड्स एंड अदर थिंग। ये काउंटीज का काम है, हमारी लोकल काउंसिल का काम है। अब इस सोच से हमें बाहर आ जाना चाहिए। बहुत वक्त हमने 50 साल ज़ाया कर दिया हमने, और हमें बाहर आना चाहिए। हमें अपनी काउंटीज यूनियन काउंसिल्स को फाल करना चाहिए, फंड्स अख्तियारात उन्हें दें। ये अवामी नुमाइंदों का तो कोई ताल्लुक ही नहीं है, ये कि ये अवामी नुमाइंदे नहीं गए। या फिर एक और बात है, अवामी नुमाइंदा जो होता है वो एक ख़ास जो कबीला है उसका नुमाइंदा होता है, उतने ही तकरीबन उसके मुखालिफ भी होते हैं। तो फिर आप कैसे रोक सकेंगे कि वो अपने दोस्तों में अगर सारी अनायात बांट दे तो फिर जो लोग रह जाएंगे, जो उसके मुखालफीन हैं, उनको तो वो कुछ नहीं देगा, तो फिर आप क्या करेंगे। लेकिन जो यूनियन काउंसिल होती है उसमें डिस्पैरिटी नहीं होती। काउंटी जैसे आप बरतानिया में देखते हैं, वहाँ पर कभी आपने सुना है कि कोई वज़ीर-ए-आज़म बरतानिया जो है वो बर्फानी तूफान में गलियों में फिरा? नहीं, हमारे जो उनका ताल्लुक ही हैं वो गलियों की नालियाँ बनवाते नो, इनका काम ही नहीं है। ये टोटली इस माइंड सेट से हमें बाहर आना चाहिए। हमें लोकल काउंसिल्स को, यूनियन काउंसिल जो हमारी हैं उनको फाल करना चाहिए, उनको एम्पावर करना चाहिए, और ये बजट भी उन्हीं को देना चाहिए। अवामी नुमाइंदे को मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली रखें, वो कानून आगे चलते हैं। दलाल साहब, ये बताइएगा कि आपने भी असेसमेंट की होगी। एक तो नुकसान है जो हमें नज़र आ रहा है, सबको नज़र आ रहा है, आप एक काश्तकार की निगाह से देख रहे होंगे इस नुकसान को, तो क्या बड़ा नुकसान क्या हुआ है और हमारी जो हॉर्टिकल्चर है उसके नुकसान को कहाँ एसेस कर रहे हैं? इसमें सर ये है कि हॉर्टिकल्चर का नुकसान, जहाँ तो पानी खड़ा हो गया और 2 हफ्ते से ज़्यादा खड़ा हो गया, वो हॉर्टिकल्चर किसी भी किस्म का है उसको नुकसान होगा। बाग में 2 हफ्ते पानी खड़ा हो गया है, खड़ा हो गया तो रूट रॉटनिंग हो जाती है। अच्छा, रूट रॉटनिंग। अब उसमें सिर्फ ये है कि जो बड़ा पौधा है, 20 साल से बड़ा पौधा, उसकी रूट्स डीप ज़्यादा होती हैं, तो वो 3 से 4 हफ्ते वाला पानी बर्दाश्त कर लेता है। लेकिन जो 15 साल से छोटा बाग है उसके लिए 2 हफ्ते काफ़ी है। 2 हफ्ते का पानी का जो वहाँ खड़ा होना है वो उसकी मौत के लिए पूरा सामान है। तो 2 किस्म के बाग नज़र आ रहे हैं हमें। जी, एक ये है कि इस पानी खड़े होने से सूख गए, जी नजर आ रहा है, पत्ते जी, सूख गए। बिल्कुल नजर आ रहा है। एक ऐसे हैं कि जो पार्शली सूख गए हैं, जी, ठीक है ना जी, उनमें कुछ जान बाकी है। जी, अब उनकी बहाली की तरफ जाया जा सकता है, जाया जा सकता है। अच्छा, जाया जा सकता ठीक है। है। जो पौधा पार्शली सूख गया है उसका जो हिस्सा सूख गया है उसकी प्रूनिंग करें, उसे काट दें, उसे फौरन प्रून करें और उसके जख्म के ऊपर बोर्डो मिक्सचर का पेस्ट लगाएं।
अच्छा। और उसके ऊपर एक अच्छी फंजीसाइड का स्प्रे करें। इस वक्त जो ये पानी खड़ा होने से जो फंजीसाइड ज़्यादा जो फंगस ग्रो करेगा वो एंथ्रेक्नोज है। अच्छा। सबसे ज़्यादा इसी ने ग्रो करना है और इसी ने पौधों को डाई बैक की तरफ लेके जाना है। तो इसकी एप्लीकेशन ज़ख्म जहाँ से आप प्रूनिंग करेंगे वहाँ पर बोर्डो पेस्ट, वो पौधा बच सकता है। जिसकी पूरी कैनोपी इस वक्त मुरझा चुकी है उसमें गैंग्रीन फैल गई, जैसे गैंग्रीन होती है मतलब वो उस नहीं पे बचेगा, आप जितनी भी मेहनत कर लेंगे वो ज़ाया हो उस पर जाएगी। ज़ाया हो जाएगी, वो नया पौधा लगेगा। उसको आप रिमूव करें और फौरन फिर नया बेहतर है लगाएं। कि जल्दी रिमूव कर लें, जल्दी बजाय रिमूव इसके कि करें, उसका उसका इंतजार न करें। ठीक है। जो पौधा में अभी कुछ तने सही हैं और जो पानी में डिप कर गए थे वो सूख गए, उनको प्रून आउट कर दें। तो कोई असेसमेंट भी की है आपने कि कितना एक नुकसान हो गया हमारी हॉर्टिकल्चर का? देखिए, जो तो फ्लड जोन जहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा आया है वहाँ पर जो 10 साल या 12 साल तक के पौधे थे वो तो ऑलमोस्ट 80%। आम खाने वालों के लिए कोई बहुत ज़्यादा बुरी खबर तो नहीं है? नहीं, बहुत ज़्यादा बुरी कितना खबर नहीं, नुकसान क्योंकि हमारी आम की काश्त जो है वो दरिया के बेट से बाहर बहुत ज़्यादा है अब, तो ये कोई इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं लाएगी। डेफिनेटली एक और आपको एक वैरायटी पे इम्पैक्ट आएगा और वो है सफ़ेद लेट चौंसा। चूँकि ये बेट में जितनी भी काश्त हुई है वो सफ़ेद लेट चौंसा और अजीम चौंसा, और जायके में भी दोनों वही कमाल है और वो लोगों की पसंद भी है। ये वैरायटी जो है ये इस पे थोड़ा सा फर्क अगले साल की प्रोडक्शन पे लाजमी आएगा, क्योंकि ये सारे के सारा यहाँ सफ़ेद चौंसा काश्त हुआ था, सारे के सारा मेन मेजॉरिटी 80-85% यही काश्त। अच्छा, ये तो आपने बताया कि जो जिन पौधों को रेस्क्यू करना है जो पार्शली जल गए, एक पौधा वैसे ही स्ट्रेस से गुजरा है, जी हाँ, ठीक है ना, बच तो गया है लेकिन स्ट्रेस से गुजरा है, स्ट्रेस तो होगा ना उसके जी ऊपर। बिल्कुल। उसके लिए क्या इकदाम किए जाए ताकि वो तवाना हो जाए, बेहतर हो जाए? उसके लिए सबसे अच्छी उसके लिए ये है कि अब उसके हल नहीं चलाने, उसके नीचे हल नहीं चलाना, क्योंकि उसकी जो रूट्स अभी बची पड़ी हैं कुछ गल गई होंगी, कुछ बच गई होंगी। हल चलाने से रूट्स डैमेज होती हैं। अच्छा, हल बिल्कुल नहीं चलाना, नहीं चलाना। ना, अच्छा, बिल्कुल नहीं पौधे के चलाना। नीचे तने के बिल्कुल नहीं, कोई गोडी नहीं करनी, अच्छा। कोई हल नहीं चलाना, उसे नेचुरली ड्राई होने दें। वो तो लोग समझते हैं कि इससे वो जो सफोकेशन है खत्म होगी। वो सफोकेशन नहीं खत्म होगी, वो उसकी जो कोई रूट अगर जिंदा है तो वो अगर आपकी कस्सी से गहरी गोडी करने से हल से जाया हो जाएगी। अच्छा। फिलहाल पौधे को स्टेबल होने दें। ठीक है। उसका यही है कि उसको आप नीचे भी छेड़छाड़ ना करें, ठीक है। उसके ऊपर जो मैनेजमेंट है प्रूनिंग और ऊपर जो फंजीसाइड के स्प्रे है वो करें। ठीक है। इस फ्लड वाले, अब मैं रहमत की तरफ आ रहा हूँ, इस फ्लड के आने के बाद अब किसी पौधे को और किसी फसल को खाद की जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि ये जो हमारी फ्लड के साथ मड आती है इसमें 18% तकरीबन फास्फोरस आती है और 11% पोटाश आती है। अच्छा। तो ये नेचुरल रहमत हो गई। इस दफ़ा जो गंदम है ये जिम्मेदार बेफिक्र होकर सिर्फ बीज का इंतजाम करें, जहाँ जगह पड़ी है अगर लेवल भी नहीं हो सके छटा कर दें, सिर्फ छटा कर दें, ज़मीन का इंतजाम करें, उसको सीधा करके और उसको हल चला दें और बीज डाल दें। उनको किसी डीएपी की, किसी खाद की कतन ज़रूरत ही नहीं है, बिल्कुल बेफिक्र होकर इस्तेमाल करें। और ये जो पौधे हैं इनको भी नेचुरल खाद आ गई, किसी के मशरे पे ना आए। अगर उन्होंने नाइट्रोजन ज़्यादा डाल दी इन पौधों को तो वो जड़ें ऑलरेडी वीक हुई खड़ी हैं, नाइट्रोजन उनको रूट रॉटनिंग कर देगी। बिल्कुल, हाँ जी, डैमेज है, बिल्कुल नाइट्रोजन नहीं डालनी। अच्छा। इसको नॉर्मल कंडीशंस में इसको रिसेसिटेट करने दें पौधे को, ये अपनी जड़ों को दोबारा, क्योंकि जो ये ज़मीन सूखेगी तो पौधा फौरी तौर पे अपनी डेड जड़ों को खुद से जुदा कर देगा और नई रूट्स जो हैं वो इस्टेब्लिश करेगा। आप इसमें छेड़छाड़ ना करें, आप सिंपली इसको टाइम दें, ये इंशाल्लाह रिकवर हो जाएगा। ऊपर की कैनोपी मैनेजमेंट करें। ठीक है जुनैद, ये बताइए कि लाइफ स्टॉक की क्या सूरत हाल है इस वक्त? जो है जो लोग अपने अपने घरों में गए हैं उनका लाइफ स्टॉक ज़ाहिर स्ट्रेस में तो होगा ना जी, जगह की आप डिस्प्लेसमेंट कर दें तो उससे भी जो है वो स्ट्रेस आ जाता है। तो उनको अब चारा शारा मिल रहा है, बंडा मिल रहा है, या वहाँ वैक्सीनेशन का जो अमल है वो उसको शुरू कर दिया गया? क्या सूरत हाल मजबूत क्या? बिल्कुल, इसके अंदर जो है वो सबसे ज़्यादा जो मुतासर हुआ है इंसानों के बाद वो ज़ाहिर है जानवर ही इससे मुतासर हुए हैं। और वो देखने में ये आया है कि जानवर को जब भी आप एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करते हैं तो वो उसको उस जगह पे एडजस्ट होने के लिए कुछ टाइम दरकार होता है। अब यहाँ तो ये सूरत हाल थी कि वो खुश्की से पानी में गया और पानी से फिर वो कैंप्स में आया और फिर वहाँ जो सारी सूरत हाल थी उस पर उसने सर्वाइव किया। तो जब मिल्क प्रोडक्शन के अंदर कमी हुई वहीं पर जो है उसकी मीट जो था प्रोडक्शन वो भी हमें कम हुआ। अच्छा, फिर उसके बाद एक और ये था कि अगर वो हरा चारा खा रहा था वो एकदम हरे चारे से उसे महरूम होना पड़ा। अच्छा, अब चूँकि वहाँ पर आम इस वक्त जो तूड़ी की जो सूरत हाल है, सैलाब आने से पहले तूड़ी 400 रुपये मन थी और इस टाइम तूड़ी जो है वो 900 रुपये मन तक फ़रोख्त हो रही है। इसी तरह सैलेज की कीमतों में इजाफा है, वनडे की कीमतों में इजाफा है, जो कि सैलाब मुतासरीन जो हैं अब जो अपने घरों को जा रहे हैं
तो वो उसको अफोर्ड उस तरीके से नहीं कर सकते। और अब जो है वो जो हरा घास है वो भी अभी उस तरीके से उनको नहीं मिल पा रहा, क्योंकि अभी वो पानी है और वो जो गीला है, वो सारी सूरत हाल है। तो जानवर जो है वो इससे बड़ा शदीद मुतासर हो रहा है, क्योंकि जो भी जानवर पाल हजरात हैं उनकी कैलकुलेशन पूरी होती है कि अगर जानवर को इतना मैंने खिलाया तो इतना मैंने शाम को इससे दूध भी लेना है, अगर इतना खिला रहा हूँ तो इतने 3 महीनों बाद मुझे इससे इतना मीट मिलेगा। अब वो जब कैलकुलेशन है वो उसकी ख़राब हुई है, उसके पास पैसे पहले ही मौजूद नहीं है, तो उस तरीके से उसकी देखभाल नहीं कर पा रहा। और जहाँ पर जो सरकारी सतह के ऊपर जो कैंप्स के अंदर जानवर मौजूद थे, वहाँ भी हमें यही शिकायत मिलने में आई कि एक जो जानवर की जो खुराक है वो उसको उसकी पूरी नहीं मिल रही, और वो पॉसिबल भी नहीं था कि उसको वो पूरी इतना बड़ा तरीके disaster से था मिल सके। और वो ज़ाहिर महकमे की जानिब से कोशिश की गई, मगर ये तो एक अंडरस्टूड बात है कि उस तरीके से उसको पूरा नहीं किया जा सकता। तो लाइफ स्टॉक जो है इससे बहुत मुतासर है। यही बात है कि अगर हुकूमत फील फॉर कोई फ़ंड रिलीज़ करती है, कोई जो सैलाब मुतासरीन के लिए कुछ इमदाद का ऐलान करती है और उनको मिलना वो शुरू होती है, तो ये सारी सूरत हाल जो है वो चंद ही दिनों के अंदर जो लाइफ स्टॉक हमें दोबारा से बेहतरी की जानिब आता हुआ दिखाई देगा। जुल्म ये हुआ कि बुखारी साहब कैंप्स के अंदर जो है हमने देखा कि गवाले हजरात जो हैं वो आते थे और वो उनसे दूध सस्ता इसलिए ख़रीदते थे कि भाई बड़ी मुश्किल से यहाँ तक पहुँचे हैं, कोई बाहर ख़रीद नहीं रहा दूध, तो हम तो इस रेट पर लेंगे। और बाहर जाके जब वो बेचते थे वो कहते थे बड़ी मुश्किल से लाए हैं जी, अब तो महंगा दूध बेचेंगे। साल का तो जो है ना एलिमेंट वो हमारी रगों में बसा हुआ है। आप देखें कि जी जब रेस्क्यू करना था, लोगों को मौत से निकालना था, तो उस वक्त भी अब अंदाजा करें 400 रुपए वाली तूड़ी जो है वो 900 रुपए पे आ गई। और तूड़ी जो एक मिक्सचर है बुनियादी तौर के ऊपर, वो हम सारे लोग ना लोगों की मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं। अब प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। दराज साहब, आप दोनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। नाज़रीन, हमने सैलाब पे बात की है। इसमें अभी दराज साहब ने जिक्र किया कि जहाँ हमारे लिए बहुत सारी जो है वो नुकसान हुए हैं, आफत थी, वहाँ बहुत सारे मस्बत पहलू भी हैं। आपकी ज़मीनें फर्टाइल हो जाएंगी, आपके जो अंडरग्राउंड वाटर लेवल है वो ऊपर आ जाएगा, तो आगे जो फसलें हैं उसके लिए तैयारी करें। ये 1 महीना बड़ा अहम है। अगर आप अपनी फसल जो है गंदम की फसल के लिए ज़मीन को तैयार कर लेते हैं और सारा कुछ बेहतर कर लेते हैं, तो बहुत सारी जो है होप्स हैं। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।